Hello friends, welcome back to my channel. This is the episode number 10. So let's get start. कहानी की स्टार्टिंग में हमें दो पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक प्लेस पे आए होते हैं किसी से मिलने के लिए और वहाँ पे वो खून देखते हैं और जैसे ही वो अंदर रूम में जाने वाले होते हैं कि एक्चुअली में वहाँ पे कौन है, तभी इस लड़की का नाम जो रेड ड्रेस में है उसका नाम सुमो है, वो उनके ऊपर हमला कर देती है और तभी वहाँ से ताई और शू आती है बाहर। एंड ताई जो है वो उस पर्सन को देख के कहता है कि क्या वो उसे याद है। एंड ये पर्सन हमें बताया जाता है कि 18 साल पहले एपिसोड 1 में जो हमें दिखाया गया था ये वही पर्सन है। एंड ये पर्सन भी ताई को पहचान लेता है, जिसके बाद ये तीनों के तीनों साथ में बैठ के बातें करते हैं और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो कैंग वो वाइट ड्रेस वाला पर्सन और जो सिक्स प्रिंस है वो सभी के सभी शू को ढूंढ रहे होते हैं, यानी कि कैंग की मदर को। एंड यहाँ पे हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे लोग बता रहे होते हैं कि सिक्स प्रिंस जो है वो इन सबके पीछे पड़े हुए हैं। एंड साथ में जो कैंग है वो भी ताई को अपने फादर मानने को तैयार नहीं है, जिस पे ताई कहता है कि एक्चुअली में ये कांग की गलती नहीं है बल्कि गलती उसकी है कि इतने सालों से वो उससे मिलने ही नहीं आया और वो जिसको इतने टाइम से फादर समझ रहा है सिक्स प्रिंस को, वो उसी को फादर समझता है। जिस पर ये पर्सन जो है वो उसे कहते हैं कि वो उसकी पूरी हेल्प करेंगे क्योंकि उन्होंने उसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसका साथ देंगे, उसको कभी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और तभी यहाँ पे कैंग वगैरह आने लग जाते हैं, इसीलिए वो लोग जो है वो उन्हें यहाँ से भगा देते हैं और खुद बाहर आकर कैंग को समझाने की कोशिश करते हैं। एंड उसे वो कहते हैं कि एक्चुअली में सिक्स प्रिंस जो है वो उसका फादर नहीं है बल्कि उसके फादर जो है वो ताई हैं और बचपन में वो उनसे मिल चुके हैं 18 साल पहले। एंड उसके साथ यहाँ पर और भी लोग होते हैं जो कि जिंग को भी साथ में ढूंढ रहे थे और इतना ज़्यादा समझाने के बाद भी कोई भी इनमें से नहीं मानता। एंड ये जो पर्सन है वो इस वाइट ड्रेस वाले पर्सन को पॉइजन दे देता है, जिस वजह से यहाँ पे इन सब के बीच में फाइट होने लग जाती है। एंड यहाँ पे हमें इन तीनों को दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं, तभी इनके सामने वो वाइट ड्रेस वाला पर्सन आ जाता है जो इन्हीं को ढूंढ रहा था। एंड यहाँ पर ताई जो है वो इतना ज़्यादा घायल होता है फिर भी उनसे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन घायल होने की वजह से वो फाइट नहीं कर पाता। एंड ये सब लोग यहाँ से फिर से भागने लगते हैं, लेकिन एट द एंड वो वापस उसी जगह आ जाते हैं और फिर से इन सब लोगों के बीच में काफ़ी फाइट होती है और साथ में यहाँ पे सिक्स प्रिंस अपनी पूरी सैनिकों को लेके आ जाता है और उन सभी लोगों को पकड़ लेता है। एंड कैंग जो है वो अपनी मदर को यानी कि शू को बुला रहा होता है, लेकिन जो शू है वो वहाँ पे कैंग के पास वापस नहीं जाती और उससे कहती है कि आखिर वो क्यों नहीं मान रहा कि यही उसके फादर हैं। एंड यहाँ पे सिक्स प्रिंस जो है वो शू को कहते हैं कि 18 साल से वो उसे अपने पास रख रहे हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि एक ना एक दिन जो शू है वो उसे अपना लेगी और उससे शादी करने के लिए मान जाएगी। लेकिन जो शू है वो सिक्स प्रिंस को कहती है कि उस टाइम पे उन्होंने उससे झूठ बोला था, इसी वजह से वो इतने सालों तक उसके साथ थी, वरना वो कभी उनके साथ नहीं रहती। और जबकि ताई वापस आ चुका है तो वो कभी भी उनके पास नहीं जाएगी। एंड कैंग जो है वो अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि ज़रूर ताई ने कुछ किया होगा या उसकी मदर को ब्लैकमेल किया होगा जिस वजह से उसकी मदर उसके साथ है। यहाँ पे सभी लोगों से काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कैंग जो है वो बिल्कुल नहीं मानता और फिर से इन सब लोगों के बीच में काफ़ी फाइट होती है। एंड यहाँ पे वही पर्सन होता है जिसने उन्हें उनकी हेल्प करने के लिए प्रॉमिस किया था, साथ में उनके साथ दो पर्सन और होते हैं जो कि उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, जिसे देख के कैंग को रहा नहीं जाता। एंड उसकी वजह से यहाँ पे इतनी सारी फाइट हो रही है और इतने सारे लोग घायल हो रहे हैं। इस वजह से कैंग जो है वो शू को कहता है कि आज तक वो शू को हमेशा वेट करते आया है, उसे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ कि शू को उसने वहाँ पे अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि शू जो है वो अपनी एक अच्छी लाइफ जिए जो कि वो इतने सालों से जी रही थी। इस वजह से उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है। जहाँ पे शू जो है वो भी ताई को कहती है कि उसे भी कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का कि वो आज तक उसके साथ नहीं रह पाई, बस उसके लिए इतना काफ़ी है कि वो जिंदा है। जिसके बाद ताई जो है वो फिर से उन सभी लोगों के बीच में आता है और कहता है कि तुम सभी लोगों को छोड़ दो, ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था, इसीलिए इसे मैं ही ख़त्म करूँगा और इसके बदले में मैं अपनी लाइफ तुम्हें देने को तैयार हूँ। ये बोलकर वो अपनी उसका हथियार होता है वो उसे खुद को मार लेता है, जिसे देख के शू जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और उसे कहती है कि पिछली बार उसने उसे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन इस बार वो उसके साथ ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बोलकर वो खुद को उसी हथियार से मार लेती है, जिसे देख के वहाँ के सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं, यहाँ तक कि कैंग खुद भी। एंड यहाँ पे जो उनके साथ सुमो है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि जो सुमो है वो भी उनकी ही डॉटर है। और साथ में यहाँ पर जिंग भी आ जाता है जो उन्हें इस तरह देखकर काफ़ी ज़्यादा रोता है और उसे याद होता है कि ये उसके अंकल एंड आंट हैं। एंड यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद जो शू है वो कैंग को कहती है कि क्या वो सिर्फ एक बार उसके डैड को डैड कह सकता है क्योंकि ये उसका लास्ट टाइम है। लेकिन जो कैंग है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और जो ताई है वो जिंग और सुमी की मैरिज को फिक्स करके जाता है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो अपनी बेटी की शादी अपने ही दोस्त के भाई बेटे से करे। एंड इस टाइम पे इतना इमोशनल होने की वजह से ये लोग कुछ भी समझ भी नहीं पाते। एंड जो शू है वो कैंग को बोल रही होती है कि वो बस एक बार ताई को डैड कहते। एंड सभी लोग जो है वो कैंग को देख रहे होते हैं, लेकिन कैंग तभी भी अपने डैड को डैड नहीं कहता और इसके बाद इन दोनों की ही डेथ हो जाती है, जिस वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, यहाँ तक कि सिक्स प्रिंस भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है शू के जाने की वजह से। एंड कैंग जो है वो इतना सब कुछ देखने के बाद अपने मदर और फादर के सामने एक बार नीफ करता है ताकि वो लास्ट टाइम बस उसे रिस्पेक्ट दे सके। इसके बाद वो वहाँ से जाने लग जाता है लेकिन जो जिंग है वो उसे रोकता है और कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन जो कैंग है वो कहता है कि वो प्रिंस है और वो किसी के साथ नहीं जाएगा। जिसके बाद बाकी सभी लोग जो है वो जिंग, सुमो और उनके मदर फादर की डेड बॉडी को तो लेके जाते हैं। एंड साथ में ये पर्सन जो है वो उन टकले से बूढ़े अंकल के पास आता है और उनसे कुछ लेने की बात करता है, जिसके लिए वो नहीं मानते। एंड यहाँ पर एक और ब्रदर बीच में आता है और वो कहता है कि ये मिड एटॉमिक फेस्टिवल का सबसे फेमस कवि ने लिखी हुई पोयम है, अगर ये उसे चाहिए
जो कि उनका बहुत बड़ा फ़ैन होता है। अगर ये उसे चाहिए तो इसके बदले में वो उन्हें उसका पीछा करना छोड़ना होगा। हम सब एक दूसरे के एनिमी हैं, लेकिन आज के बाद हम एनिमी नहीं रहेंगे। जिस पर्सन ने उस ब्लैक ड्रेस वाले अंकल के दोस्त को पॉइजन दिया था, फिर से वो वही कोशिश करता है। लेकिन जो ब्रदर है वो काफ़ी ज़्यादा होशियार होता है, इसी वजह से वो उसके पॉइजन वाली जो कील है वो उसी को चुबा देता है और उससे कहता है कि ऐसी फालतू की ट्रिक यूज़ ना करे, क्योंकि इन सब में काफ़ी ज़्यादा माहिर है एंड जो पॉइजन तुमने लिया है उसका एंटीडोट उसके पास है, वरना वो कुछ ही घंटों में मर जाएगा। इसलिए उन सभी लोगों की भलाई इसमें है कि वो उन सभी लोगों की बात मान ले, जिस वजह से वो सभी लोग जो है उनकी बात मान लेते हैं एंड वो पर्सन जो है उसे एंटीडोट दे देता है और सभी लोग अपने अपने रास्ते जाते हैं। एंड दिखाया जाता है कि यहाँ पर सू और ताई की नेम प्लेट होती हैं, जिसके सामने जिंग और शुमू होती है एंड बाकी सभी लोग जो है वो उसी के सामने होते हैं और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे होते हैं। साथ में वो जिंग और सुमू के साथ में रहने की भी बात कर रहे होते हैं, बिकॉज उसके फादर की इच्छा थी कि वो दोनों एक साथ शादी कर लें। लेकिन इस टाइम वो दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, इसीलिए वो बस कुछ टाइम के लिए उसे टाइम देते हैं। एंड यहाँ पे शुमू जो है वो उन सबको कहती है कि इतने सालों से उसके फादर ने उसकी काफ़ी ज़्यादा टेक केयर की है, इस वजह से वो अब खुद से कुछ करना चाहती है। जहाँ पे सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि ये उसका अपना फैसला है, वो जो भी कहेगी बाकी सब लोग उसी की बात मानेंगे। और हमें यहाँ कैंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश में उसी जगह पे आता है जहाँ पे उसके मदर और फादर मरे थे और वो उन्हें याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है कि उसने अपनी मदर को बचा नहीं पाया, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जबकि उसने कहा था कि वो हमेशा अपनी मदर के साथ रहेगा और बार बार अपनी मदर को सॉरी कह रहा होता है। और हमें यहाँ सिक्स प्रिंस को दिखाया जाता है जो अभी भी शू के बारे में सोच रहा होता है कि ताई के वापस आने की वजह से उसने उसके साथ मरना सही समझा, लेकिन इतने 18 सालों तक जब वो उसके साथ थी, लेकिन वो उसने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड जो कैंग है वो इतना ज़्यादा दुखी होता है कि वो वापस अपने उसी प्लेस पे आता है जहाँ पे उनके मदर फादर की नेम प्लेट थी एंड वहाँ पे अपनी मदर का नाम देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। साथ में उन्हें बार बार सॉरी कह रहा होता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिसे ऐसा करते हुए शुमू उसे रोकती है, जिस पे वो कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ का प्रिंस हूँ। लेकिन वो फिर भी उसे रोक रही होती है और उसे वैंग कैंग के नाम से बुलाती है, लेकिन वो कहता है कि मैं वैंग कैंग नहीं बल्कि वैंग यान कैंग हूँ, मैं एक प्रिंस हूँ। ये बोलता वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, काफ़ी दुखी होता है और ऐसे ही बोलता वो वहाँ से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो प्रिंस नहीं बल्कि वैंग यांग कैंग है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शुमो होती है और वो सभी लोगों को थैंक्स कह रही होती है कि पिछले इन दिनों में उन्होंने काफ़ी उनका साथ दिया है और उन्हें प्रोटेक्ट किया है, लेकिन अब वो वापस अपने विलेज निंजान जाएगी। सभी लोग जो है वो फिर से इन दोनों के बारे में बात करने लग जाते हैं कि जिंग और शुमो की शादी होनी है, जिसके बाद ही वो यहाँ से जा सकती हैं एंड उसके बाद वो जहाँ रहना चाहे वहाँ पर रह सकती है। एंड सभी लोग इनके मैरिज प्रपोजल और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करने लग जाते हैं, जिसे सुनकर शुमो जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती एंड वो इन सब के बारे में सोच रही होती है, लेकिन उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। एंड यहाँ पे हमें रोंग को दिखाया जाता है जो उसी विंडो के पास होती है, इन सभी लोगों की बातें सुन रही होती है और साथ में वो ये भी सुन लेती है कि जिंग और शुमो की शादी होने वाली है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जिंग जो है वो मार्केट से आ रहा होता है, वो भी कुछ मिठाइयाँ लेके, जिसे देख कर रोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसके पास जाती है, उससे कहती है कि क्या ये मेरे लिए है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये बल्कि सिस्टर मुँह के लिए है। जिसे सुन के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हें भी ऐसी ही लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद है जो सिस्टर सुमो जैसी काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो और तुम उससे शादी करने वाले हो। जिस पर जो जिंग है वो कहता है कि नहीं, मैं उनसे शादी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। और जैसे ही वो उसका नाम लेने वाला होता है तभी वहाँ पे उसकी सिक्स सिस्टर आ जाती है जो कि 7 ब्रदर में से है एंड वो उससे कहती है कि वो अपने एल्डर मास्टर्स के पास जाए, क्योंकि वो उससे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। जिस पे वो यस बोलता है और वापस से रोंग के पास जाता है। रोंग उससे कहती है कि तुम थोड़ी देर पहले मुझे कुछ कहने वाले थे, जिस पे जिंग कहता है कि मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा, अभी मुझे मेरे मास्टर के पास जाना है और तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ से आने के बाद तुम्हें बता दूंगा और साथ में मैं सिस्टर सुमो से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। जिसे सुनकर रोंग खुश हो जाती है और जिंग यहाँ से अपने मास्टर के पास आ जाता है एंड सभी मास्टर उनकी शादी के बारे में बोल रहे होते हैं, जहाँ पे शुमो खुद शादी से मना करने वाली होती है, लेकिन जिंग कह देता है कि मुझे सिस्टर मुँह से शादी नहीं करनी। जिसे सुनकर बाकी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं, यहाँ तक कि सुमो खुद। एंड इसी पॉइंट पे हो जाता है हमारा एक्सप्लेनेशन ओवर। सो प्लीज़ मुझे बताना एक्सप्लेनेशन कैसा था एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई वीडियो।